हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स इजी वे मेरा चैनल है, ये चैनल आपको मैथ्स से रिलेटेड चैनल है, यानी कि इस पर आपको मैथ्स से रिलेटेड सभी वीडियो मिलेंगी और एजुकेशन से रिलेटेड भी जो भी मेरे पास नॉलेज आता है मैं उसको भी आपको क्या करता हूँ, इस चैनल पे शेयर करता हूँ। यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको मैथ्स से रिलेटेड, मोस्टली मैथ्स से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो से, इस चैनल से क्या करिए, जुड़ जाइए। क्योंकि जितने भी कंपटीटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स हो, चाहे ग्रुप डी के एग्जाम्स हो, सीजीएल के हो, सीपीओ के हो, सीडीएस के हो, या मतलब जिस प्रकार के भी कंपटीटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंक के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड जो टॉपिक आपको उस एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो पे जरूर देखने को मिलेंगे, इस चैनल पे जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल से मैथ्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मैथ्स को सीखना चाहते हैं जीरो लेवल से, तो आपको इस चैनल को क्या कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि मैं इस समय, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं और उस एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका एनालिसिस भी मैं आपको डेली करा रहा हूँ। तो आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स का ही एनालिसिस लेके आए हैं, वो भी 8 फरवरी को जो पेपर्स हुए थे, उस पेपर में शिफ्ट 1 के क्वेश्चन और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस कुछ मेरे पास पहुंचे थे। और मैंने बताया कि जैसे दोस्तों कि आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहभाग देना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है। और कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं कि आप जो भी क्वेश्चंस जानते हैं, वो क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर 86, इस नंबर, एक नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास पहुंचेंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, शेयर कर सकता हूँ। और जिनके एग्जाम्स अभी बाकी हैं, उन स्टूडेंट तक एक अगर एनालिसिस पहुँचता है तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। क्योंकि एनालिसिस के मोस्टली क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको उसमें क्या आ रहे हैं। यानी कि ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो लगभग आपको 70% क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं और 30% जो क्वेश्चन है या उसमें थोड़ा बहुत क्या किया जा रहा है, चेंजेस किया जा रहा है, वो थोड़े से नए डाले जा रहे हैं। बाकी लेकिन 70% आप इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्कोर सकते हैं, कर सकते हैं अगर आप एनालिसिस देख के जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस को शेयर करिए, जिससे बाकी स्टूडेंट तक ये एनालिसिस पहुँच सके और उनका पेपर अच्छा जा सके। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 फरवरी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे, उस क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, यानी कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन आया था कि अगर एक बाग में 18 सेब, 21 आम तथा 39 अमरूद के पेड़ हैं और उन पेड़ों को ऐसा अरेंज करना है, उन पेड़ों को क्या करना है, ऐसा अरेंज करना है कि एक पंक्ति में क्या हो, समान संख्या में पेड़ हो और प्लस ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ हों, समान संख्या में पेड़ हो और ज्यादा से ज्यादा उस पंक्ति में क्या हो सके, पेड़ लग सके। और तो ऐसी कितनी पंक्तियां बन जाएंगी, उस पंक्तियों की संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो और उस पंक्ति में पेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा, जितनी संभव हो सके उतनी ज्यादा लगाइए। और प्लस आपको बोला है ऐसी कितनी पंक्तियां होंगी, वो पंक्तियों की संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरह का प्रश्न में कुछ रहता नहीं दोस्तों। आपको 18 सेब के हैं, 21 आपको आम के हैं और 39 आपको क्या है, अमरूद के हैं। आप इन संख्याओं का क्या कर लेंगे, एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकाल लेंगे। इनका क्या निकाल लेंगे, मसावी निकाल लेंगे, एचसीएफ। यानी कि इनका कॉमन फैक्टर जो होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि अधिकतम से अधिक बोला है, तो इसका मतलब है कि हमें यहां से पता चल गया कि मुझे इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के बाद जो नंबर्स आप इस, जैसे मान लीजिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 18, 21, 39, तीनों 3 के पहाड़े से डिवाइड होते हैं और इससे कोई बड़ा नंबर आपको है नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो गया, 3। तो मैं इसको 3 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो इसका मतलब हो गया 3 छक 18, यानी कि 6 पंक्ति किसकी बनेगी, सेब की बनेगी। क्योंकि हर पंक्ति में क्या बोला है, पेड़ों की संख्या समान होनी चाहिए, तो हर पंक्ति में पेड़ कितने आ रहे हैं, 3। तो इसका मतलब अगर हर पंक्ति में पेड़ 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब सेब की कितनी पंक्ति बनेगी, 6 बनेगी। 21 आम की है, यानी कि आम की कितनी पंक्ति बन जाएगी, 7 पंक्ति बन जाएगी।
और 3 से इसको मैंने डिवाइड किया, तो इसका मतलब है अमरूद की कितनी पंक्ति बन जाएगी, 13 पंक्ति बन जाएगी। यानी कि इस तरह से 6 पंक्तियां आपको सेव की होंगी। मैं गिन रहा नहीं हूँ टोटल, बस ऐसे लाइन आपको खींच के बता रहा हूँ। ऐसे आपको क्या हो जाएंगे, हर पंक्ति में 3 पेड़ रहेंगे और ऐसे टोटल सेब की बनेगी 6। ऐसे क्या होगा, आम की टोटल 7 ऐसे पंक्तियां बन जाएंगी और अमरूद की भी क्या हो जाएंगी, 13 पंक्ति बन जाएंगी। तो इन सबको टोटल कर लीजिए, वही क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि हर पंक्ति में क्या है, 3 पेड़ है। और इस तरह से कितनी पंक्ति बन रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ इन को टोटल कर लेना। तो 13 7 20, 20 6 26 पंक्ति, यानी कि टोटल कितनी पंक्ति बनेगी, 26 पंक्तियां बनेगी, जिसमें पेड़ों की संख्या क्या है, समान है, वो भी अधिकतम है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में आता है, एक व्यक्ति किसी दूरी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, लेकिन वापसी से आते समय क्या होता है, वो 80 किलोमीटर की दूरी से तय करता है। यानी कि चाल में क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है। जाते समय 120 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है और आते समय 80 किलोमीटर की जा रहा है, 80 किलोमीटर की चाल से आ रहा है, तो औसत चाल क्या होगी, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि अगर मैं बोलूं S1 मेरा क्या है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से बताया गया, क्योंकि ये कई बार सवाल आपको अभी तक सीबीटी के एग्जाम्स 1 में क्या हो चुका, आ चुका है, ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसको मैंने बताया, इसलिए अगर एनालिसिस आप देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि औसत चाल आपको ऑलमोस्ट लगभग सभी पेपर्स में पूछे गए हैं। तो औसत चाल ज्ञात करना, यानी कि आपको फॉर्मूला है 2 × S1 × S2 बटे में 2 सॉरी S1 + S2, यानी कि जो चालों का गुणनफल है उसके साथ 2 का गुणा कर लीजिए और जो चालों का योगफल उससे डिवाइड कर लीजिए। तो यानी कि मैं 2 गुणे बोल सकता हूँ 120 गुणे, आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ, 2 गुणे क्या हो जाएगा, 120 गुणे 80 बटे में क्या हो जाएगा, 120 और 80 को जोड़ा कितना आ गया, 200। 0 से 0 कट गया, 2 से इसको डिवाइड किया, तो 6 दूनी 12, 12 अठे 96 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी औसत चाल होगी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके दोस्तों, आई होप आपको दोनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है, थर्ड देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास जो पहुंचा है वो इस तरह का था, बोल रहा है 7 घाते 6 + 5 को 6 से विभाजित करने पर 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग जब भी इसको हमें क्या बोल रहा है, ये 7 घाते 6 - 5 को हमें क्या करना है, 6 से विभाजित करना है और शेषफल पता करना है। तो यानी कि अगर मैं शेषफल पता करने जा रहा हूं, तो पहले मैं 7 को सिर्फ देखता हूँ, घात को छोड़ देता हूँ। 7 को मैं क्या करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा, इस तरह से तोड़ लूंगा पहले। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिलहाल घात को भूल जाना है। तो आप देख रहे हैं जस्ट इससे क्या है, एक नंबर बड़ा है, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, 1, और 1 के ऊपर पावर कितना है, 6। ओके, प्लस अगर इसको यहाँ डिवाइड करें तो छोटा है, यानी कि शेषफल कितना बच रहा है, 5। यानी कि कितना हो गया, 1 + 5, 1 + 5 कितना हो गया, 6, और हमें 6 से डिवाइड करना है। यानी आपको टोटल यहाँ शेषफल कितना आ रहा था, 6, और 6 शेषफल में फिर से 6 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो आपको जाएगा टोटल, यानी कि भाग पूरा जा रहा है, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि आपको ये पूरा क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, आपको 0 आ जाएगा। यहाँ शेषफल बच ही नहीं रहा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल क्या होगा, इसका 0 होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से था, 6 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, 6 अंकों वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, ये चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
6 अंकों वाली सबसे बड़ा आपको बड़ी अगर संख्या बात किया जाए तो 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का, और हमें क्या करना है 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का आपको अंतर ज्ञात करना था शायद से। ओके, चलिए फिलहाल मेरे पास क्वेश्चन अंतर का था कि योग का था, हमें पता नहीं। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या मैं देखता हूँ तो मेरा 9,000 कितनी बार निकला है? 9। आपको टोटल 6 बार, 3 हो गया, 5 और 1 6। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यानी कि यहाँ 1 रखना है, बाकी सब क्या रख लेना है? 0। अगर इसका योगफल बोला है तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 और 1 9 1 10। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। योगफल अगर पूछा होगा तो, अगर अंतर बोला होता तो आप क्या करते थे? इसमें से इसको माइनस कर देते थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एकदम सिंपल था। बोला था 0 3 5 9 से बनने वाली से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मतलब आपको क्या करना है, इन अंकों का उपयोग करके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि 4 अंकों में आपको सबसे बड़ी, अगर सॉरी सबसे छोटी संख्या बोला है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो अगर हम जीरो का उपयोग करते हैं, आप बोलोगे सबसे छोटा तो इसमें जीरो है, लेकिन अगर जीरो का उपयोग करके बनाओगे तो 3 अंक हो जाएगा। स्टार्टिंग जीरो से नहीं कर सकती, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे छोटी संख्या अगर इसके बाद जीरो को छोड़ दिया जाए तो क्या है? 3 है। तो 3 आएगा। इसके बाद आप सेकंड नंबर पे जीरो रख सकते हैं, तो सेकंड नंबर आपको सबसे छोटा कौन सा है? जीरो, फिर 5 है और फिर 9 है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 3059। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मैंने बताया रिपीट हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन को फॉर्मूला याद कर लीजिए दोस्तों। जिसने फॉर्मूला पढ़ा होगा उसके लिए तकलीफ नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन इससे पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था, मतलब इससे पहले कई दिन पहले एग्जाम में आया था। यही नहीं सेम क्वेश्चन था, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो 1 से 10 तक के घनों का योग हमें क्या किया था? पूछा था। यानी कि इसके क्यूब का, यानी कि हमें क्या बोला क्वेश्चन? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे अगर आप 10 तक के क्यूब का अगर योग करते हैं तो उत्तर कितना आएगा, ये चीज आपको ज्ञात करना था। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था दोस्तों, सिंपल सी बात है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और इसके पूरा पावर क्या होगा? 2। ये फॉर्मूला आप अगर अप्लाई कर लेते हैं तो आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा यहाँ टोटल 1 से ही स्टार्ट है, 1 से 10 तक बोला, यानी टोटल नंबर कितना हो गया? 10। तो 10 और ये 10 और 1 कितना हो गया? 11 बटे में 2 और इसका वर्ग। तो 2 पंचे 10, यानी 11 पचे 55 का वर्ग करना है हमें से। 55 का वर्ग कैसे करते हैं? तो पहले 5 का वर्ग लिख लिया 25, 5 के आगे वाली संख्या, यानी कि यहाँ जो नंबर है उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर लीजिए। तो 5 के आगे वाली संख्या क्या है? 5 की क्रमिक संख्या क्या है? 6। 5 6 कितना हो गया? 30। तो इसका 55 का ये वर्ग आ गया, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। दोस्तों लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी थंब की बटन जरूर प्रेस करते चले। चलिए दोस्तों, एक और अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था कि करनी में बोला था 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इज इक्वल टू 13/12। तो x की वैल्यू कितनी होगी? ओके, सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट वाला चीज को अगर हटाना है तो मुझे क्या करना है? दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? करनी हट जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। अब घाई घाई में 144 पहले काट मत देना, पहले तिर्यक गुणा कर देना। 144 का गुणा एक मौत 144 धन x बटे में 144 बराबर 169/144। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 144 वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 144, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0, यानी x की वैल्यू आ गई 25। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन था एक्स y इक्वल टू है x प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। तो अगर इसी रूप में आपको एक संख्या दिया है 6 × 24, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एक्स वाई यानी कि यहाँ पे आपको सिंपल सी बात समझ में आ रहा है, एक्स का मान क्या है यहाँ पे 6 है और y का मान क्या है यहाँ पे 24 है। तो अगर ये आपको फॉर्मूला दिया है तो मुझे सिर्फ क्या करना है, x के प्लेस पे 6 पुट करना है और y के प्लेस पे 24 पुट करना है। तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, x के प्लेस पे 6, y के प्लेस पे यहाँ पे प्लस है तो प्लस, y के प्लेस पे 24 प्लस करने में 6 × 24, ये हो गया आपको 30 और 24 संग 144 होता है। 144 किसका वर्ग है, 12 का। 30 और 12 जोड़ दीजिए, 42 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का योग 20 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 20 तथा गुणनफल 96 है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि आपके पास अगर दो संख्याएं हैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ दो संख्या है, हमें पता नहीं दो संख्या क्या है, तो ये बोला है कि मैं अगर एक संख्या को x मानता हूँ एक को y मानता हूँ, तो मेरा क्या हो गया, एक x प्लस वाई बोल रहा है 20 है, x y का मान कितना है आपको 96 है। यानी कि वो बोल रहा है ऐसी दो संख्या सोचो जिसका गुणा करो तो 20 आ जाए। ये आपने गुणनखंड विधि सवालों में किया है बार बार कि ऐसी दो संख्या बताओ जिसका गुणा का जोड़ो तो 20 आ जाए और गुणा करो तो 96 आ जाए। तो 12 8 96 होता है और 12 8 कितना होता है, 20 होता है। यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं, एक आपको क्या है 12 है और एक अगर आपको 8 है, तो 12 माइनस 8 यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट तरीका देखते हैं तो ये आपको सबसे सरल तरीका था कि दो संख्या है, हमें सोचना है जिसका योग करो तो 20 आ जाए और गुणा करो तो 96, तो 12 8 96 होता है और 12 में 8 जोड़ोगे तो 20 आता है। अब हमें पूछा है कि इसका अंतर निकालो, तो 12 माइनस 8 कर दूंगा यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा, 4। हमारा आंसर यही आपको 4 है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मान लीजिए आपको ये दिमाग में नहीं आया, तो आप दूसरे तरीके से भी आप ऐसा कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। दो संख्या है उसका योग बोला है 20, x इंटू वाई बराबर बोल रहा है 96। तो मुझे मालूम है x माइनस, अगर अंतर निकालना तो x माइनस 1 का y का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा इससे कर लीजिए। x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 20 है, 20 का वर्ग माइनस 4 गुणे 96, तो 20 का वर्ग 400 माइनस ये हो जाएगा 384। अब यहाँ घटाएंगे तो ये 16। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, x माइनस वाई बराबर करने में 16, करने में 16 यानी कि 4, यानी कि उनका अंतर कितना आ जाएगा, 4। ये तरीके से भी आप कर सकते थे, पर पहला वाला तरीका अच्छा था। उसमें ऐसा नहीं भी ज्यादा बड़ी नंबर थे तो आपको ज्यादा सोचना पड़ता था, आसानी से आप उसको सोच के वहां जवाब दे सकते थे। और बाय ऑप्शन तो और आसान था, आपके पास ऑप्शन था तो उससे तो और ही अच्छा था, लेकिन हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने उसको सॉल्व करके दिखाया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। यस, ये जनसंख्या वाला तो पीछे ही पड़ गया है, कई बार आ चुका है जनसंख्या, इसलिए जनसंख्या वाले सवालों को एकदम सरल तरीके से हल करना सीख जाइए। कि बोला एक गांव है और उस गांव की वर्तमान जनसंख्या दी गई है, वर्तमान जनसंख्या दी गई है 8,47,000। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी, यही चीज आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसको सिंपल सी बात ऐसा समझिए कि आपको क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल है और आपको अमाउंट पूछ रहा है, बस उसी तरीके से कर दीजिए। तो 20% मतलब होता है 1/5, तो यानी कि बढ़ रही जनसंख्या 10, आपको बोला दो, सॉरी एक गांव की जनसंख्या इतनी है और प्रति वर्ष, यहाँ आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो प्रति वर्ष
वृद्धि की दर यदि प्रति वर्ष वृद्धि की दर दिया है 20% हो, तो क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिखना भूल गया, आगे दिया है 20% हो तो 2 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि 8,47,000 गुणे 5 से 6 हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही तो 6 ऊपर रहेगा, बटे में 5। ओके, गुणे फिर से 2 साल है तो यानी कि 6/5 फिर से ले लोगे। अब इसी को हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 5 से इसको मैंने डिवाइड, 5×5 = 25 हो गया ना, 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 25 से इसको डिवाइड किया तो ये आपको आ जाएगा 5×25 = 75, बचा कितना, 9। 25×75 22, 25×8 200, फिर 25×8 200 और 0। अब इसका ही गुणा कर देंगे, 338,880 में 36 से गुणा कर दीजिए। 0 6 8 48, हासिल लगा 4, 6 8 48 4 52, हासिल लगा 5, 6 3 18, 18 5 23, 2 6 3 18 2 20, 3 0 0 है ना, 3 0 0 3 8 24, 3 8 24 2 26, 2 26, 2 हासिल, 3 3 9 2 11, 1 हासिल, 3 3 9 1 10, जोड़ दीजिए 0 8 6 9 1 2 1, तो 121,9,680, यही आपको क्या आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा। एक बार गुणा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि गुणा मैंने आपको उतना ध्यान से किया नहीं है, फिर भी आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। आंसर आपका यही आने वाला है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, किसी संख्या का HCF मसावी, किसी संख्या का, किसी दो संख्या का मसावी, दो संख्याएं हैं, किसी दो संख्या का मसावी यानी HCF आपको दिया है 75 तथा लसावी LCM आपको दिया है 450 तथा पहली संख्या को, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट संख्या को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं, 3 से विभाजित करने पर भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सेकंड नंबर क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, देखो आप अच्छी तरह से जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो होता है वह बराबर होता है LCM इंटू HCF के। तो उसने क्या बोला, फर्स्ट नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ देखिए आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो भागफल कितना आता है 75। यानी अगर मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 75 का गुणा 3 में कर दूंगा, 75 का गुणा 3 में, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहला नंबर क्या है 75 गुणे 3, और सेकेंड नंबर आपको निकालना है LCM 450 गुणे आपको ये कितना है 75, तो 75 से 75 कट गया, इसको 3 से डिवाइड किया तो ये 150 आ गया, यानी हमारा सेकंड नंबर जो है वो कितना है 150 है। ओके, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इसे आसान तरीके से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी घनाभ, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः क्रमशः कितनी है, 24 सेमी, 16 सेमी तथा 16 सेमी है, तो ऐसे इस घनाभ से
8 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? ये संख्या आपसे पूछा है। यानी कि आपको बोला है कि एक ऐसा घनाभ है और इस घनाभ को अगर पिघला करके क्या किया जाए, 8 सेमी भुजा वाला ऐसे छोटे छोटे घनाभ बनाने हों तो ऐसे कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं? तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हल करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, जो बड़ी आकृति है उसके घनफल में क्या करिए, छोटी आकृति के घनफल से भाग दे दीजिए। यानी कि बड़ी आकृति है घनाभ, यानी मैं क्या करूंगा, घनाभ का घनफल यानी कि वॉल्यूम में, घनाभ के क्यूबॉइड के वॉल्यूम में क्या करूंगा, एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे क्या होगा, घनों की संख्या पता चल जाएगी। तो घनाभ का घनफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 24 गुणे 16 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 24 गुणे 16 गुणे 16 बटे में कितना है, 8 गुणे 8 गुणे 8, क्योंकि घन का घनफल यानी एल क्यूब यानी कि 8 को 3 बार लिखना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 तीन 24, 3 दूनी 6 दूनी 12 घन। कितने घन बनाए जा सकते हैं, 12 घन, यानी 12 क्यूब बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला किसी आयत की लंबाई यानी कि एल जो है वह चौड़ाई का 3 गुना है तथा परिमाप 240 है। तो एरिया क्या करना, आपको ज्ञात करना है। एरिया कितना होगा यानी क्षेत्रफल, उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, इस चीज को ज्ञात करना। तो आपको दिया है सिंपल सी, एल क्या है, 3b के बराबर है। और परिमाप दिया, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना दिया, 240। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एल की जगह पे 3b पुट कर दिया। तो 2 इंटू 3b प्लस बी, ये हो जाएगा आपको 4, 4 दूनी 8b, 8 से मैंने इसको डिवाइड किया तो b की वैल्यू आ गई 30। और b अगर 30 है तो इसका 3 गुना लंबाई है, 3 गुना लंबाई यानी 30 गुणे 3 यानी कि 90 आ जाएगा। अब ये दोनों का क्या करिए, गुणा कर लीजिए। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 30 इंटू 90, 9×3=27 होता है, 2 जीरो लगा दीजिए। घन क्यूब घन आपको रहेगा, घन इकाई रहेगा, जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी रहेगा आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है 20% छूट तथा 30% छूट 20% तथा 30% के क्रमिक छूट का समतुल्य छूट क्या होगा। ओके, क्वेश्चन की भाषा थोड़ी अलग थी, लेकिन आपको उसके अंदाज में एक प्रश्न यही पूछा गया था। अगर एक वस्तु पर अगर 20% की छूट दी जा रही है, फिर उसके बाद 30% की छूट दी जा रही है, तो उसका एक समतुल्य छूट क्या होगा, इस चीज को आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। ओके, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा टेंशन वाली बात तो है नहीं। ये छूट वाला टॉपिक है, यानी कि ए का मान क्या है, -20 है, बी का मान मैं बोलूँ तो -30 है, और ये दोनों वैल्यू है। आप जानते हैं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू क्या होता है 100। यहाँ पे दोनों माइनस में, यानी ये -20 -30, -20 गुणे 30, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये -50 धन 6 यानी कि -44% की कमी हो रही यानी कि छूट हो रही है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 44% की छूट होगी। उसका समतुल्य छूट क्या होगा, 44% होगा। एक ये तरीका है। दूसरा आप बोल सकते हैं
20% यानी कि आपको हो गया 1/5, यानी कि 5 था पहले, अब कितना हो गया 4। और 30% मतलब होता है 3/10, यानी पहले 10 था अब 7 हो गया। अब इनका गुणा कर लीजिए, यानी 50 से क्या हो गया 28, तो कितने की छूट मिल रही है 22। किसके ऊपर? 50 के ऊपर। तो 44% की यानी कि उसको क्या हो गई छूट मिल गई। ऐसा भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला 150 रुपए है और उसको 3 व्यक्तियों में बांटना है। रुपए को 3 व्यक्तियों में 11:16:23 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे अधिक रकम कितनी प्राप्त होगी। यानी 150 को मुझे अगर क्या करना है 3 लोगों में बांटना हो और इस रेशियो में बांटना है, ये रेशियो दिया गया है, तो जो सबसे अधिक रकम आप जानते हैं इसको मिलेगा, और ये कितनी रकम होगी वही रकम आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल सी बात है, ये रेशियो का टोटल आप, क्योंकि यहाँ टोटल अमाउंट दिया है 150 बांटना है, तो रेशियो को क्या करिए टोटल कर लीजिए, यानी कि आपको जोड़े तो 39 11 यानी 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी आ गई 3। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो सबसे ज्यादा कितना है यहाँ पे अनुपात में 23 है, यानी कि 23 का गुणा क्या करोगे 3 में कर दोगे तो 69 रुपीज क्या हो जाएगा, सबसे अधिक रकम हो जाएगी जो तीसरे व्यक्ति को क्या होगी प्राप्त होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न देखिए आया है क्या मेरे पास। यस, बोल रहा है किसी वस्तु को 240 में बेचने पर, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि 210 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो पहले यहां से क्या करोगे सीपी पता करोगे, तभी तो पता चलेगा 210 रुपए में बेचने पे लाभ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे लिखा है अगर प्रतिशत लाभ यानी कि लाभ ही हो रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए सीपी निकालना पड़ेगा। तो एसपी दिया गया और प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट दिया है। जब आपको ऐसा हो एसपी दिया हो और सीपी निकालना, तो बस क्या करते हैं रेशियो को क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज वैल्यू है क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। यानी कि अगर मुझे सीपी निकालना है तो क्या हो जाएगा 240, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120, 100 रुपए के पीछे कितना मिल रहा है 120 मिल रहा है, यानी कि मुझे सीपी निकालना है तो मैं क्या करूंगा उल्टा रेशियो कर दूंगा, 100/120 कर दूंगा। ओके, जब एसपी से सीपी निकालना रहता है तो ये रेशियो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, आपको मैंने कई बार बताया है। तो यहाँ से आपको हो गया 120 दूनी 240, यानी 200 रुपये उसका क्या हो गया सीपी हो गया। वो वस्तु कितने रुपए की थी 200, लेकिन अब बोल रहा है कि अगर 200 से 210 में बेचा जा रहा है तो यानी कि यहाँ पे लाभ कितना हो गया 10 रुपए का। तो मुझे क्या करना परसेंटेज में निकालना, तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/200 रुपए के ऊपर, और यहाँ 100, ये हो जाएगा 100 कम 100, 100 दूनी 2, 2 से इसको डिवाइड किया 5, यानी 5% का क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन था 109 से 130 के बीच की अभाज्य संख्या है, 109 से लेकर के आपको 130 तक की। तो आप देखते हैं कि पहले चेक करेंगे 109 में किसी का भाग नहीं जाता, देखिए तो 108, 18 108 होता है,
और 109 अगर देखा जाए तो किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो यानी 109 क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया। 110, 111, 112 नहीं, 113 नहीं, 114 भी नहीं, 113 किसी पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि 113 भी होगा। 114 नहीं, 115 नहीं, 116 नहीं, 117 नहीं, 118 भी नहीं, 119 भी नहीं, 120 भी नहीं, 121 नहीं, 122 नहीं, 123 नहीं, 123 नहीं, 24 नहीं, 25 नहीं, 26, 127, 127 किसी पहाड़ में नहीं आता। तो यही 3 नंबर हैं जो आपको इसके बीच की क्या है, अभाज्य संख्या है। ओके, चलिए आगे के देखते हैं। यस, अगला क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का अंतर दिया है, एक तथा उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया गया है 72 है, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, बाय ऑप्शन क्या होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ ही होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो मुझे इसका मतलब है दोनों संख्याओं का गुणा क्या है, 72 है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 72। तो आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका मैं गुणा करूं तो 72 आ जाए और उसका अंतर 1 हो, यानी कि उनके बीच का डिफरेंस सिर्फ एक ही है, यानी क्रमिक संख्या है। तो 72 आपको ऑलमोस्ट लगभग सभी पहाड़े में आता है, लेकिन क्रमिक संख्याएं कौन सी हैं, दो, 9 8 72। तो वह संख्याएं क्या होंगी, 9 और 8 होंगी। ओके, एकदम सिंपल सा बात है, इसको हल करने की ज़्यादा तकलीफ थी नहीं इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला संख्या 15,971 को, संख्या 15,971 को किससे विभाजित किया जाए जाए कि भागफल 55 तथा शेषफल 21 आ जाए। ये आपको क्वेश्चन पूछा है, तो सिंपल सी बात बोल रहा है कि इस संख्या को किससे डिवाइड किया जाए, यानी कि 1.971 को किसी नंबर से क्या किया जाए, विभाजित किया जा रहा है, और वो विभाजित करने के बाद आपका जो भागफल वो कितना आ जा रहा है, 55, और शेषफल जो आ जा रहा है 21। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि रिमाइंडर, कोसेंट इंटू डिवाइजर और ये डिविडेंड, यही आपका फॉर्मूला होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस शेषफल, यानी रिमाइंडर। तो आपको ये दिया है 15971, भाजक मान लीजिए x है, भागफल आपको कितना आ रहा है 55, प्लस शेषफल कितना आ रहा है 21। अब ये नंबर को यहाँ लाएंगे तो यह जाएगा 71 माइनस 21, यानी कि 50 आ जाएगा, 15950। और इसको क्या करना है, आपको 55 से डिवाइड कर देना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो पहले 11 से डिवाइड करिए, 11 पचे 55, 11 एकम 11 बचा 4, 11 चौक 44, 5, 11 पचे 55, 0, फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 5 से डिवाइड किया तो 5 दिया ही नहीं, 5 दूनी 10, बचा 4, 5 9 45 और 0। बस आपको क्या है 290 से अगर इसको डिवाइड किया जाएगा, आंसर क्या आ रहा है 290, 290। ओके, चलिए लास्ट एक सम्स मेरे पास और है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। इस लास्ट सम्स को कंप्लीट करते हैं तो हमारा आज का एनालिसिस क्या हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन आए हैं। ओके, बोला है 10 साल पहले, 10 साल पहले पति तथा पत्नी इनकी आयु का औसत दिया है, औसत यानी एवरेज है कितना, 42 साल। 10 साल पहले की बोल रहा है,
और वर्तमान में यानी कि उनके पास अभी एक और बढ़ गया है, वर्तमान में हस्बैंड वाइफ प्लस सन, यानी कि ये आपको उनका बेटा है। ये तीनों की औसत आयु का औसत जो है वो दिया है 39 साल, 39। तो बेटे की वर्तमान आयु याद करना है। तो सिंपल सी बात है, 10 साल पहले अगर उनका 42 है, 10 अब वर्तमान में अगर आना है तो 10 किसका हो जाएगा, उनका बढ़ जाएगा पति जी का, और 10 पत्नी जी का बढ़ जाएगा, यानी टोटल 20 बढ़ा। लेकिन उसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 10 आपका क्या हो जाएगा, उसका औरत हो जाएगा, सॉरी औसत हो जाएगा, सॉरी। तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी 10 साल अगर हम लोग आगे आएंगे तो 20 साल क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, 10 साल हस्बैंड का और 10 साल पत्नी का, और उसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि अगर 42 साल है तो मैं उसको क्या मान सकता हूँ, 52 हो जाएगा, है ना। और 52 कितने लोग का है, 2 जन का, तो 52 गुणे 2 करोगे कितना आ जाएगा आपको, 104 साल। ये इनके क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ का क्या है, उनके आयु का औसत है इस समय, वर्तमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 10 साल से आगे आ चुके हैं। और तीनों जन का कितना है, तो 39 गुणे 3 कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ प्लस सन, तीनों जन का अगर टोटल आयु का योग करें तो 39 दिया कितना होता है, 40 दिया 120, 3 माइनस कर दीजिए यानी 117, है ना। तो 117 में से 104 को माइनस कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा 13 साल। यानी कि उनका पुत्र जो है यानी बेटा जो है उस समय कितने साल का है, 13 साल का है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज का एनालिसिस हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, क्योंकि मेरे पास इतने सम थे और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश किया, और इसको लिए सहयोग आपको करना पड़ेगा। आपको भी क्या करने पड़ेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपको व्हाट्सअप नंबर जो मैंने दिया उस पर प्रोवाइड किया है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर एनालिसिस अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।